Peace be with you all. So I welcome you again in biology online classes for 10th class, and today's our topic the lungs. आज हम लंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और उसमें लंग्स एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानते हैं इसके बारे में। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो कि ऑल द एल्वोलाई ऑन वन साइड कंटिन्यू अ लंग। एल्वोलाई कहाँ पे मौजूद होते हैं? लंग्स में। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपकी जो अपर कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अगर आप अपनी इस बॉडी के स्ट्रक्चर को लेग्स के ऊपर या शोल्डर से नीचे वाले हिस्से को डिवाइड करो तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको, थोरेसिक रीजन और अब्डोमेन रीजन। ठीक है, जहां तक हमारा रिब केज होता है उसको हम कहते हैं थोरेसिक रीजन, और नीचे जो डाइजेस्टिव पार्ट वाला बेली रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? अब्डोमेन रीजन। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स जो हैं रिब केज के अंदर महफूज होते हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। चेस्ट वॉल के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, एंड द रिब्स मसल कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल। रिब्स के दरमियान में दो रिब्स हैं, उनके दरमियान में जो मसल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 2 से 3 इंफॉर्मेशन शेयर की हैं कि हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी यानी अपर पोर्शन ऑफ बॉडी है, और इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। रिब्स के दरमियान मसल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक इंटरकॉस्टल मसल। और कल भी मैंने बताया था, आज फिर दोबारा एक स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ कि थोरेसिक कैविटी और अब्डोमेन कैविटी के दरमियान मस्कुलर लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। ठीक है, द थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ठीक है, और ये इसका भी अहम रोल है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 lobes। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट लंग्स है डायग्राम में, अगर आप देखें तो लेफ्ट लंग्स जो है वो स्मॉलर है और उसकी 2 लोब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 2 lobes हैं। ठीक है, एंड द राइट लंग इज बिगर विद 3 lobes। जो राइट लंग है वो जो है वो बिगर है, वो बड़ा है साइज में, और उसकी 3 lobes हैं। ठीक है, सो रीजन इज दैट, मेरे ख्याल में क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट ने भी एडजस्ट होना होता है, तो इस वजह से जो है लंग्स का साइज जो है, लेफ्ट लंग का साइज स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। सो दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। कैसे ऑर्गन है ये? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जैसे स्पंज नहीं होता जो हम डस्टर के तौर पे भी यूज करते थे स्कूल में, तो वो होता है स्पॉन्जी, पोरस। ठीक है, और इलास्टिक जिसको स्ट्रेचेबिलिटी जिसमें होती है। ठीक है, सो दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक organs. So the lungs also have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and veins. लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं जिसके अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है उसकी ब्रांचेस आती हैं, और ईच लंग इज enclosed by 2 membrane. डबल मेम्ब्रेनस है, called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. outer pleural membrane और inner pleural membrane इसको कहते हैं, और the membrane enclose the fluid which provide lubrication that for the free expanding and contracting of the lungs. और इन मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होता है? फ्लूइड फील्ड होता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो तो इनमें फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो और ये डैमेज ना हो। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लंग्स। आपको मैं दोबारा बना देता हूँ कि पेयर ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि थोरेसिक रीजन में मौजूद होते हैं, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं रिब केज के साथ। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और उनके दरमियान जो मसल्स होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं। और लंग्स के नीचे जो जो कि इसको अब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है, एक मस्कुलर लेयर होती है, डायाफ्राम।
ठीक है, जो कि हेल्प करती है इसके एक्सहेलेशन में या इनहेलेशन में। लेफ्ट लंग्स के बारे में हमने पढ़ा है हमने कि लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉल होता है और 2 लोब्स होती हैं इसकी, जबकि राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है और उसकी 3 लोब होती हैं और ये स्पॉन्जी और इलास्टिक इन नेचर है। और लंग्स ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल, जो कि पल्मोनरी की सूरत में पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन जो होती है उसकी ब्रांचेस इसमें एंटर हुई होती हैं। एंड ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर प्लेरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लेरल मेम्ब्रेन होती है और दोनों के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और इसके दरमियान में क्या है, फ्लूइड मौजूद है जो कि इन्हें प्रोटेक्ट, इनमें जब ये एक्सपैंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें। सो होपफुली इट इज क्लियर अबाउट lung structure. The next is the mechanism of breathing. Breathing mechanism क्या है? अगर यहां तक आपको कोई ओके जी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है, द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि गैसेस को फिजिकली एक्सचेंज करना, मैकेनिकली या फिजिकली, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग प्रोसेस के 2 फेजेस होते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में सांस अंदर लेके जाते हैं और एक्सहेलेशन में हम सांस बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, सो द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। एक फेज क्या होता है, इनहेलेशन, और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में गैसेस अंदर ले जाई जाती हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाई जाती है, और एक्सहेलेशन में जो वेस्ट गैसेस हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, so let's see what is inhalation or inspiration or expiration। तो पहले इंस्पायरेशन को या इनहेलेशन को देख लेते हैं। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंस्पायरेशन जब होनी होती है तो रिब मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी जुड़ जाते हैं, तो रिब आर रेज्ड, तो उसकी वजह से रिब्स जो है ऊपर उठ जाती हैं। और एट द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम, जो डायाफ्राम मसल्स हैं वो नीचे हो जाते हैं। रिब केज ऊपर हो जाएगा, डायाफ्राम नीचे हो जाएगा। तो इस दोनों फिनोमिना का, दोनों प्रोसेस का फायदा क्या होगा कि लंग्स को जो है स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। So these movement increase the area of thoracic cavity, जिसकी वजह से which reduce the pressure on lungs, और as a result lungs expand and the air pressure within them also decreases। तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से एयर जो है, जहां पे हाई प्रेशर होगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, यानी लंग्स के इनसाइड मूव करेगी। सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द lungs to equalize the pressure on both sides। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपको गौर से सुनिएगा कि इनहेलेशन के दौरान रिब केज जो है वो ऊपर उठ जाता है, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, डायफ्राम नीचे, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाता है और लंग्स पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है बाहर से अंदर लंग्स में आती है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। ठीक है, द ब्रीदिंग मूवमेंट आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ब्रीदिंग मूवमेंट ज्यादातर ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, होएवर हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। However, we can control the rate of breathing, but not for a long time। As a whole जो है ब्रीदिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन इसे हम चंद लम्हात के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन है जो कि रिवर्स होगा इसका, कि उसमें जो क्या होंगे, जो रिब केज के जो रिब्स के मसल्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और वो नीचे की तरफ आएंगे, और जो डायाफ्राम होगा ऊपर की तरफ आएगा। और इस दोनों प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि
थोरेसिक कैविटी का एरिया कम हो जाएगा और लंग्स पर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लंग्स में से जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है। So after the gaseous exchange in the lungs, the impure air is expelled out in exhalation. See, once again, after the gaseous exchange in the lungs, the impure air is expelled out in exhalation. होता क्या है इसमें, the rib muscle relax, bringing the rib back to the original position, and diaphragm muscle also relax, and it gets its raised dome shape, and this reduce the space in chest cavity and increase the pressure on lungs, and lungs contract and the air is expelled out of them. तो ये expiration है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्रीदिंग के हवाले से आगे बताई जा रही है आपकी बुक में कि जो ह्यूमन ब्रेथ है वो एक मिनट में 16 से 20 तक होता है। अगर आप एक मिनट में 16 से 20 तक रेस्पायर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम कर रहे हैं तो फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो एवरेज ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है पर मिनट में 16 to 20 है, लेकिन बच्चों में इसका जो रेट है वो ज्यादा होता है। So human breath 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is at rest. लेकिन आप जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर कोई हैवी जॉब करते हैं, मस्कुलर जॉब करते हैं, तो फिर इसका रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है। कई दफा ये एमसीक्यू आया है कि जी ब्रीदिंग रेट किससे कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन से, लंग से, के किडनी से या फिर मसल से। तो कई लोग जो है उसे लंग्स कर देते हैं। जो ब्रीदिंग रेट है वो कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर मौजूद है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, और ये ब्रेन की ये जो है ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है। और कैसे करता है आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर निकालना होता है। तो आगे हम देखते हैं कि when we do exercise or some hard job or muscle cells carry out cellular respiration at greater rate, it result in the production of more carbon dioxide which is released in the blood, and the greater than normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of the brain। और respiratory center जो है कमांड भेजता है, मैसेज भेजता है किसको, रिब मसल को और डायफ्राम को, कि वो इंक्रीज कर दें ब्रेथ रेट को या ब्रीदिंग रेट को। दैट the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body. So during exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute। तो ये है हमारा ब्रीदिंग के हवाले से। अगर आपको कोई आप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो कि कैसे होता है। यहाँ पे आप देखें कि जब आप ये इनहेलेशन में क्या हो रहा है, इनहेलेशन में रिब केज आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ गए हैं और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ गया। इसकी वजह से लंग्स का जो एरिया वो बढ़ गया। ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर देखें तो रिब केज नीचे की तरफ आए और डायाफ्राम ऊपर की तरफ, एरोज से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रही है डायग्रामेटिकली। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में क्या फर्क है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में 21% होती है, एक्सपायर्ड एयर में 16% होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में 0.04% होती है, जबकि एक्सपायर्ड एयर में 4% होती है। नाइट्रोजन दोनों में सेम होती है 79%। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरिएबल होती है इंस्पायर्ड एयर में, जबकि एक्सपायर्ड में सैचुरेटेड होता है। और अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल इंस्पायर्ड एयर में, और जबकि एक्सपायर्ड एयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते क्योंकि वो इनसाइड से आ रहे हैं। और टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर का, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वही उसका भी टेम्परेचर होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है कि गिव द कंपैरिजन ऑफ द इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। So there are number of respiratory disorders which affect people, and the percentage of such disorder is particularly high in Pakistan. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन रेट ज़्यादा है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या it is due to the more concentration of air pollutants, not only the urban but also in the rural atmosphere. And some of the important respiratory disorders are described in the next phase of the book. ठीक है, और उसमें सबसे पहला जो है ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो विंड पाइप है, ये जो आपकी गर्दन में जो पाइप है इसको ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई के अंदर कोई प्रॉब्लम आना उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। या जैसे कि ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कोई सोजश आ जाना या फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज होना ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। दोबारा से गौर से सुन ले, ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। और इन्फ्लेमेशन का मतलब मैंने बता दिया कि स्वेलिंग हो जाना या कोई रेडिशनेस हो जाना या इरिटेशन होना या उसमें कोई प्रॉब्लम आना, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, और इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन। नतीजा इसका क्या निकलता है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल। स्वेलिंग हो जाती है और नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से एयर उसमें से कम गुजर सकती है। और ये होता किस वजह से है? इट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट लाइक टोबैको, स्मोक एटसेट्रा। तो पहले पैराग्राफ में मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं कि ब्रोंकाइटिस है क्या, इसकी वजह से होता क्या है, और ये किसकी वजह से होता है। तो ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल है, और it result in excessive secretion of mucus into the tube leading to the swelling of tubular wall and narrowing of tube, or it caused by virus or bacteria or exposure to chemical irritant like tobacco or smoke। दो तरह का ब्रोंकाइटिस होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। चौथा पॉइंट इसका टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, second point what happen in bronchitis, or third point was what are the causes of bronchitis, and fourth is type of bronchitis। so there are major two type of bronchitis, एक acute है और एक chronic है। acute bronchitis usually last about 2 weeks and patient recovered with no permanent damage टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। जो अक्यूट है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, यानी 2 हफ्तों तक ये रहता है, और पेशेंट इसमें मुकम्मल तौर पर में क्या होता है कि ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 year। ये 3 साल से लेकर जो है 3 महीने से लेकर 2 साल तक रहता है, और इसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस क्या है कि इसमें कफिंग होती है, हैवी कफिंग, माइल्ड वीजिंग। वीजिंग का मतलब है कि सिटी जैसी आवाज आना शुरू हो जाती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके साथ विस्लिंग की आवाज आती है। फीवर हो जाता है और सर्दी लगती है, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। तो सांस फूल जाता है, जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं या नीचे चढ़ते उतरते हैं तो फिर भी सांस फूल जाता है, तो ये इसके सिम्टम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में हमने चार पांच चीजें पढ़ी हैं। अगर आप गौर से देखो कि ब्रोंकाइटिस है क्या, होता क्या है इसमें, और ये किसकी वजह से होता है, और इसकी टाइप्स क्या हैं, और पांचवा इसके सिम्टम्स। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट डिजीज है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है? एम्फीसीमा इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई। कल मैंने बताया था कि लास्ट पाउच जो है, जो सबसे यूनिट स्ट्रक्चर है लंग्स का, वो एल्वोलाई है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से जिसकी वॉल वन सेल थिक होती है और इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। So emphysema is destruction of wall of alveoli and it result in large sacs but with less surface area of gaseous exchange। जब alveoli डिस्ट्रक्ट होते हैं, तबाह होते हैं, खत्म होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती। और एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, द लंग्स डोंट कम बैक टू देयर ओरिजिनल position after exhalation, so air cannot be pushed out and it is trapped in the lungs। ठीक है, तो इस तरह से एम्फीसीमा में होता है, ये देख सकते हैं आप, डिस्ट्रक्शन ऑफ। तो एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या होते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वेट लॉस हो जाता है, और बाय द टाइम सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा अपीयर the patient has usually lost 50% to 70% of his lung tissue, or level of oxygen in blood may get so slow that it cause serious complication। ठीक है, तो ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसके जो कि लंग्स के एल्वोलाई के डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।